नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज आवाज एंटरप्रेन्योर का फोकस है स्पोर्ट्स पर, क्योंकि आज शो पर आ रहे हैं क्रिकेट की दुनिया का मंझा हुआ खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं भारत की गेमिंग स्पेस पर, जो आज सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि बिजनेस और इनोवेशन का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मोबाइल फर्स्ट मार्केट और यंग पॉपुलेशन के दम पर गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बड़े मौके पैदा हो रहे हैं। इसलिए गेमिंग अब सिर्फ खेलने तक सीमित नहीं रहा है, इसमें छुपे हैं स्टार्टअप्स, कंटेंट क्रिएटर्स और टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए जबरदस्त मौके। समय पर गेमिंग बिजनेस में उतर चुके भारत के उभरते सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म स्टैन ने हाल ही में $8.5 मिलियन की फंडिंग जुटाई है, जिसमें जापान की दिग्गज गेमिंग कंपनियां बैंडाई नामको, स्क्वायर एनिक्स और गूगल्स एआई फ्यूचर्स फंड ने हिस्सा लिया है। इस फंडिंग के मायने गेमिंग इंडस्ट्री में स्टैन की बड़ी प्लानिंग और बिजनेस के दिलचस्प इनसाइट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टैन के co-founder and CEO पार्थ चड्ढा जी। पार्थ, हाय, वेलकम ऑन द शो। और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फंड रेज की, उसके लिए सबसे पहला सवाल इसी पर होगा। $8.5 मिलियन की फंड रेजिंग कहाँ डिप्लॉय करने की प्लानिंग है? थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, हम लोग वी आर बिल्डिंग इंडिया का लीडिंग सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म, और आई वुड से कि अभी हम बस शुरू ही हुए हैं। लाइक वी डू हैव अबाउट 2.5 करोड़ यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, बट विद दिस फंड रेज हम लोग चाहेंगे कि हम अपना स्केल और ज़्यादा बढ़ाएं, हम अगले 50 मिलियन 100 मिलियन गेमर्स तक लेके जाएं, क्योंकि गेमर्स को काफ़ी मज़ा आ रहा है, यूजर्स को मज़ा आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ करने में। तो काफ़ी हम लोग प्रोडक्ट पे काम करने वाले हैं, प्रोडक्ट में एआई फीचर्स यूज़ करने वाले हैं, क्रिएटर्स के लिए चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। स्टैन में 3 स्टेक होल्डर्स मेनली इन्वॉल्व रहते हैं, एक गेमर है, एक क्रिएटर है और एक पब्लिशर है। तो हम तीनों के लिए ही कुछ कुछ चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, ताकि जैसे कि क्रिएटर्स की लाइफ और आसान हो पाए, वो अपनी ऑडियंस को और एंगेज कर पाएँ, एक्सपीरियंस को और मज़ेदार बना पाएँ। पब्लिशर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। पब्लिशर यानी कि जो गेम बनाते हैं या गेम पब्लिश करते हैं, वो लोग स्टैन के स्टैन को यूज़ करके दे कैन रीच मोर ऑडियंस। तो इस फंड रेज के साथ हम लोग अपना स्केल इंडिया में और ग्रो करेंगे। वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम दूसरी कंट्रीज जो कि मोबाइल फेसिंग है वहाँ पे कुछ पायलट्स करेंगे एंड प्रोडक्ट पे काम करेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग पार्थ। मैं थोड़ा स्टैन को समझना चाहूँगी। सबसे पहले ये बताएं, गेमिंग स्पेस ही क्यों चुना पार्थ आपने? साथ ही स्टैन नेम कहाँ से आया और क्या बिजनेस है? आपने 3 बताए, एक जो यूज़र है, दूसरा क्रिएटर, इन सब के रोल्स क्या हैं स्टैन में? श्योर। गेमिंग क्यों चुना, मतलब मुझे गेमिंग में ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए हैं। मैं पहले गेम्स बनाता था 2012-13 में। तब इंडिया को, भारत को ऐसे देखा जाता था कि भारत में बहुत सारे यूजर्स हैं, बट वो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री वो स्टिल नॉट हैपनिंग दैट एट दैट वेरी फास्ट पेस। अभी पिछले कुछ सालों में इंटरनेट चीप होने की वजह से, स्मार्टफोन्स की एक्सेस की वजह से हर घर में लोग गेम्स खेल रहे हैं। इंडिया में करीबन 500 मिलियन गेमर्स हो चुके हैं अब, मतलब जो कोई भी टाइप का गेम खेलते हो, कैजुअल गेम, ई स्पोर्ट्स गेम। तो मार्केट साइज देखा जाए तो बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोग, मतलब मैं बहुत पर्सनली कनेक्टेड हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलता रहा हूँ बचपन से, तो हमेशा से गेमिंग में बनाने की इच्छा थी। और स्टैन की जैसे बात करते हैं तो स्टैन एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, बात करते हैं, काफ़ी वॉइस हैवी प्लेटफॉर्म है। मतलब अगर आप स्टैन में कोई क्लब ज्वाइन करेंगे तो आप काफी सारे लोगों को बात करते सुनेंगे गेमिंग के बारे में। वो लोग साथ में गेम्स खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं। तो गेमिंग जो है अब काफी सोशल हो चुका है, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था मार्केट में जो गेमर की नीड्स को सॉल्व कर रहा था। एंड जैसे कि आपने पूछा कि क्रिएटर्स का क्या रोल है, एक व्यक्ति जो लेट्स से 100 200 50 लोगों को बिठाकर एंगेज कर कर कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, उसको हम क्रिएटर कहते हैं स्टैन के वर्ल्ड में। और ये क्रिएटर्स यूजुअली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे पाए जाते हैं, बट वहां पर उनके लिए सिर्फ एड रेवेन्यू एक सोर्स रहता है पैसा कमाने का, जो कि काफी ऊपर नीचे चलता है। अगर आप इन लोगों से बात करें तो स्टैन पर आज क्रिएटर्स
अपने यूजर से डायरेक्टली पैसा कमा सकते हैं, यूजर्स को एंगेज करके, यूजर्स को गेम्स खिला के, साथ में गेम्स खेल के। हमने ऐसे टूल्स बिल्ड करे हैं अपने क्रिएटर्स के लिए, और हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स हैं आज प्लेटफॉर्म पे, जो कि 25 मिलियन यूजर्स को एंगेज कर रहे हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है पब्लिशर, जैसे मैंने कहा, जो गेम्स बनाते हैं। अभी तक देखा जाए तो ये लोग काफी गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये सब यूज करके अपना प्रमोशन करते आ रहे हैं। बट उससे क्या होता है कि आप किसी को भी अपना किसी तक भी पहुंच जाते हो, आप सही यूजर तक पहुंच रहे हो कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। बट स्टैंड पर अगर आप अपने गेम को प्रमोट करते हो तो आप एक्चुअली अपने ट्रू यूजर्स तक पहुंच पाते हो। तो इसी इसी इंटरेस्टिंग फ्यूजन में हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। अब लेकिन पार्थ, आपका रेवेन्यू मॉडल का अंदाजा दे पाएंगे, कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं? जी जी, रेवेन्यू मॉडल अभी दो हैं। एक मेन प्राइमरी मॉडल है जो कि जब यूजर स्टैंड पर आते हैं तो वो पहले तो फ्री में एक्सप्लोर करते हैं प्लेटफॉर्म को, वो क्लब्स में जाते हैं, क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, कुछ गेम्स फ्री में भी खेल लेते हैं। बट जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं अब प्लेटफॉर्म पे, उनको फील होता है कि मुझे कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स चाहिए, मुझे भी कुछ एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस में पार्टिसिपेट करना है। तब वो स्टैंड की एक करेंसी है जो वो स्टैंड प्लेटफॉर्म में खरीदते हैं, लाइक इन ऐप परचेज बोल के इसको कहा जाता है गेमिंग इंडस्ट्री में। तो उसको खरीद के वो लोग एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, वो लोग उसको स्पेंड करते हैं प्लेटफॉर्म पे, जगह जगह अलग अलग क्रिएटर्स के क्लब्स में जाकर वो लोग उस करेंसी को यूज करते हैं ताकि वो उस एक्सपीरियंस का हिस्सा बन सके, और उससे क्रिएटर्स भी कमाते हैं। ये हमारा मेन रेवेन्यू सोर्स है। दूसरा एक रेवेन्यू सोर्स जो मैंने जिक्र किया इसके बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे बड़े पब्लिशर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इंडिया के ही नहीं, बाहर के भी पब्लिशर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिकॉज हम लोगों के पास, वी आर द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप सही यूजर्स तक स्केल पे पहुंच सकते हैं। तो पब्लिशर्स मार्केटिंग स्पेंड स्टैंड पे खर्च कर रहे हैं, लाइक वो लोग हर महीने हमारे साथ, हमारी टीम के साथ मिलके प्रमोशंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके अपने गेम्स के बारे में बात करते हैं। काफी सारे यूजर्स डायरेक्टली उनके गेम डाउनलोड कर पाते हैं स्टैंड के थ्रू, या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जाकर गेम डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग रेवेन्यू मॉडल है जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओके, और आपने थोड़ी देर पहले, जब पिछला सवाल मैंने पूछा था, तो आपने कहा कि रिवॉर्ड्स भी देते हैं आप, तो उसमें कमीशन भी लेते हैं? रिवॉर्ड्स बेसिकली सिर्फ क्रिएटर्स के लिए हैं। तो अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं स्टैंड पे अपनी दुनिया आता हूं, मैं अपने यूजर्स को लेके आता हूं और उनके साथ गेम्स खेलता हूं, खिलाता हूं, मस्ती करता हूं, एंड यूजर्स पे करते हैं, और मैं एज अ क्रिएटर कमाता हूं। यूजर्स नहीं कमाते हैं, सिर्फ क्रिएटर्स अर्न करते हैं प्लेटफॉर्म पे। और जो भी बजट हमें ब्रांड से और गेम्स पब्लिशर से मिलता है वो भी हम क्रिएटर्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि क्रिएटर्स उसको यूज कर सके अपनी ग्रोथ में, क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकें, गेम्स के अडॉप्शन बढ़ा सकें। तो दैट इज द बेसिक मॉडल अराउंड हाउ यू कैन मेक मनी एज अ क्रिएटर ऑन द प्लेटफॉर्म। ग्लोबली भी आप सोच रहे पैर पसारने का? कोई कोलैबोरेशन किया है क्या आपने इसके मद्देनजर? हमने काफी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप्स की हैं जो कि बाहर के पब्लिशर्स को इंडिया आने के लिए, हम लोग काफी एक जीटीएम पार्टनर बन चुके हैं, गो टू मार्केट पार्टनर बन चुके हैं फॉर द पब्लिशर्स हु आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अभी हमारे यूजर्स का इंडिया तक सीमित है, 5 से 6% यूजर्स इंडिया के बाहर से भी स्टैंड को यूज करते हैं, जबकि हमने काफी जियो ब्लॉकिंग कर रखी है फिलहाल के लिए। बट आगे चल के अगले 12 से 18 महीने में हम लोग दूसरे मोबाइल फेसिंग मार्केट्स में जाएंगे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया। ये काफी इंटरेस्टिंग मार्केट्स हैं। अभी लास्ट वीक ही मैं सऊदी में था, वहां पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चल रहा है। तो गेमिंग को देखा जाए तो काफी ज्यादा स्केल पे ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, एआई जिस तरीके से पार्थ अब डेली हमारे ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता हुआ जा रहा है, तो एआई बेस्ड आपने कैसे अपने प्लेटफॉर्म को सुधारा है? कोई एग्जांपल अगर आप दे पाए, उसके मद्देनज़र कोई काम कर रहे हैं आप फिलहाल? डेफिनेटली, मतलब मैं और मेरे को फाउंडर्स बहुत एक्साइटेड हैं एआई को लेकर। अभी से नहीं, हम लोग लिटरली 7-8 महीने से इस पे बहुत डेप्थ में काम कर रहे हैं, और इसी की वजह से भी गूगल इस इन्वेस्टमेंट में गूगल ने पार्टनरशिप किया हमारे साथ, और गूगल के साथ मिलके भी हम लोग काफी कुछ एआई में बनाने वाले हैं। इफ आई टेल यू सम यूज केसेस जो ऑलरेडी लाइव हैं, तो प्लेटफॉर्म काफी सोशल है, लोग बातचीत करते हैं, लोग चैट करते हैं। तो उसको सेफ बनाने के लिए, ट्रस्टेड स्पेस बनाने के लिए कि वहां पे कुछ अब्यूज ना हो, कुछ खराब ना हो, वहां पर हमने
एआई मॉडल्स का यूज किया है कि मॉडरेशन के लिए काफी अच्छा स्पेस होता है। अगर आप कुछ भी मस्ती मजाक करते हैं ज्यादा की प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को ब्रीच करते हैं तो आप बैन हो सकते हैं। तो मॉडरेशन सबसे पहला अहम केस था एआई का, जो हमने बहुत जल्दी इस पे काम किया। दूसरा एक अहम हिस्सा है क्रिएटर्स को टूल्स देना, ताकि वो लोग अपने एंगेजमेंट को काफी फास्टर शिप कर पाएं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाएं, अवतार्स बना पाएं। जैसे कि स्टैन के क्लब्स में मैंने बताया कि वो बात करते हैं, तो वहां पर वो कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस क्रिएट कर पाएं एआई एजेंट्स के यूज करके। तो हम लोग सोशल एक्सपीरियंसेस के अराउंड काफी कुछ एआई का इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं। एंड आई थिंक देर आर लॉट ऑफ अदर यूज केसेस डाउन द लाइन जिस पे हम लोग काम करेंगे। बट वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट बिल्डिंग विद एआई। ओके। अच्छा पार्थ, ये बताइए, जिस तरह से कोविड के बाद स्पेशली ये गेमिंग इंडस्ट्री बूम हुई है, कंपटीशन इंटेंसिटी कैसी है इंडस्ट्री में, और साथ ही आपकी यूएसपी क्या होगी? क्योंकि कंपटीशन तो है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली, और कंपटीशन होता है तो मजेदार होता है, इंडस्ट्री फ्लरिश बिल्कुल। कर रही है। देखिए, मैं 8 से 10 साल में से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं डेवलपर रह चुका हूँ, मैं प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं मार्केटिंग कर चुका हूँ, और मैंने इंडिया को, भारत को ग्रो करते देखा है गेमिंग सेक्टर में। ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है, सनराइज सेक्टर है। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज बन रही हैं, गेम पब्लिशर्स आ रहे हैं, गेम्स बन रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग इंडिया में हमारे यहाँ। बट स्टैंड पे ये काफी एक यूनिक मॉडल है। हमने क्रिएटर्स के लिए सॉल्व किया, हमने पब्लिशर्स के लिए सॉल्व किया है, एंड यूजर्स को बहुत अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म। हर महीने हमारे ऑर्गेनिकली करीबन 70 से 80% लोग ऑर्गेनिकली स्टैंड डाउनलोड करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा मार्केटिंग हमें नहीं करना पड़ता, लोग खुद से डिस्कवर करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। तो हमने बारीकी से काफी जो गेमर्स की जरूरतें होती हैं उन पे काम किया है। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज द कंपेटिटिव एज जो है हमारा दूसरों से बेहतर है। मोबाइल एक्सपीरियंस को काफी सॉल्व किया है, क्योंकि इंडिया देखा जाए तो काफी मोबाइल फेसिंग है। मतलब 550 मिलियन गेमर्स में मैं बताऊं तो 95% गेमिंग ऑडियंस मोबाइल पे गेम्स खेलती है। एंड आई थिंक वी हमारे पास काफी एज है दूसरों के लिए। बट हम लोग काफी खुश होते हैं एज अ कम्युनिटी की ज्यादा से ज्यादा कंपनीज फ्लरिश करें, एंड यू नो एज अ सेक्टर गेमिंग काफी ग्रोथ पे है इंडिया में। बहुत शुक्रिया पार्थ, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे प्लेयर से इन्वेस्टर के रोल में शिफ्ट हुए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। क्रिकेट पिच पर अपना दमखम दिखा चुके भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे कुछ दिनों से स्टार्टअप पिच में काफी दिलचस्पी लेने लगे हैं। इसलिए हम आज अजिंक्य को लेकर आए हैं आवाज एंटरप्रेन्योर पर। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के मैदान में कैसी अजिंक्य की प्लानिंग है, परफॉर्मेंस और पर्सनल ग्रोथ, इसी पर खास बातचीत की है मेरी सहयोगी शुभानी भरत ने। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो क्रिकेटिंग फील्ड पर अपने काम, कंपोज्ड और डिपेंडेबल प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं, अजिंक्य रहाणे। और आजकल वो अग्रेसिवली कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टार्टअप स्पोर्ट्स रिलेटेड है, एक स्पोर्ट्स टेक कंपनी है जिसका नाम है हडल। इसी के साथ साथ एग्री टेक, ओट मिल्क जैसे स्टार्टअप्स में भी उन्होंने निवेश किया है। अजिंक्य, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। थैंक यू। तो आपके स्टार्टअप के जर्नी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले बताइए कि हडल एक स्पोर्ट्स टेक, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है और आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी आपने उसके साथ शुरू की। कैसे, लाइक व्हाट ड्रू यू टू हडल, मतलब क्यों निवेश करना चाहा आपने हडल में? देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ और हडल की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई 2019 में, 2018 एंड और 2019 में स्टार्ट हुई जब हम फाउंडर्स को मिले और जब मैंने उनका विजन देखा, उनका प्लान देखा इस बारे में कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे देश में बाहर जाकर वो वेन्यूज़ ढूंढते हैं, उनको अलग अलग खेल खेलने बहुत पसंद है। फुटबॉल हुआ है, टफ फुटबॉल खेले, अभी पैडल और पिकल बॉल बहुत फेमस हुआ है, उसके अलावा बैडमिंटन है। तो हडल का यही प्लान था कि सारे वेन्यूज़ हम अगर लोगों के लिए एक्सेसिबल कर दे तो हमारे देश में लोग हर तरीके के स्पोर्ट्स खेल पाएंगे। और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आई ऑलवेज फील कि हर एक जन ने जब बाहर जाके आउटडोर में स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है।
तो इसी विजन से हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई 2019 में। बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लगा क्योंकि कोविड आया था, हाँ। बीच में सब कुछ बंद हुआ था। बिल्कुल। बट जैसे ही लॉकडाउन खुला, हमने यही देखा कि लोग घर से बाहर निकले और उनको बाहर जाके खेलना बहुत पसंद हुआ। तो हाँ। वो जर्नी वहाँ से शुरुआत हुई। और आपके खुद के जो, बिकॉज आप स्पोर्ट्स फील्ड से है, तो आपके खुद के एक्सपीरियंस से आपने किस किस तरह का फीडबैक दिया है फाउंडर्स को, हडल जब पूरी तरह से फॉर्म हो रहा था तब? देखिए, उस वक़्त इनिशियली मैंने ज़्यादा उनको फीडबैक नहीं दिया, क्योंकि जो उनका विज़न था, जो प्लान था, मुझे लगा बहुत अच्छा प्लान था। हम्म। हम फाउंडर से जब मिलते हैं, पहली बात हम उनका विज़न देखते हैं, उनका वो कितने पैशनेट है, उनका प्लान क्या है, उनको क्या अचीव करना है, वो वेंचर, वो स्टार्टअप शुरू करके। तो हमें लगा कि जो उनका प्लान था, वो बहुत ही अच्छा प्लान था। येस, जो फाउंडर्स है, बहुत ओपन माइंडेड है। जो कुछ मैं फीडबैक देता हूँ, सुनते हैं, कभी अप्लाई करते हैं, कभी अप्लाई नहीं करते। बट जो कम्युनिकेशन है हमारे बीच में, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। और उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आता है। और जो आप देखते हैं कि फाउंडर्स का प्लान और विज़न हमारे देश की जो स्पोर्टिंग कम्युनिटी है, स्पोर्टिंग कल्चर है, उसको बढ़ाना है। तो इसके जैसा प्लेटफ़ॉर्म कहीं और नहीं है। तो इसीलिए मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी हडल से शुरुआत हुई, जो खेल से जुड़ा हुआ और है। अभी काफी आगे बढ़ी है। प्रॉक्जी आईओटी स्टार्टअप है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का स्टार्टअप है। या तो उसमें किस तरह से और क्यों आपने निवेश किया? मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे इस प्रॉक्जी के बारे में बताया। हम्म। और प्रॉक्जी हेलमेट्स बनाते हैं, हम्म। वो जिससे टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जो ब्लू कॉलर्स वर्कर्स है, जो रिफाइनरीज में भी काम करते हैं, हम हेलमेट पहनते हैं, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज है, उससे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे मैसेज होते हैं। आप एक दूसरे के साथ हेलमेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और आसानी से काम हो जाता है। जो आप देखिए, जो लोग काम करते हैं, रिफाइनरीज हो, माइंस हो, हाँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। और मेरे लिए लोगों की सेफ्टी, उनकी हेल्थ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में भी हमें कहा जाता है कि आपकी हेल्थ और आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आपको पैशनेटली खेलना येस चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है। तो मुझे लगा कि प्रॉक्जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को सेफ्टी और एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मदद हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ-साथ एक एग्रीटेक स्टार्टअप में भी या आपने निवेश किया है। एग्रीटेक इज़ समथिंग जो हम लोग ने बॉलीवुड स्टार्स या फिर क्रिकेटर्स, एग्रीकल्चर या पर से को बहुत ज़्यादा, आइदर लैंड के बारे में बात होती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्टार्टअप एग्रीटेक में ज़्यादा हम लोग ने सुना नहीं है बराबर। किसी भी क्रिकेटर को इन्वेस्ट करते हुए। तो क्यों एग्रीकल्चर में आपका रुझान है? हमने शायद नहीं सुना है इसके बारे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा फेम इन्वॉल्व नहीं है। हाँ। बाकी सारे जो स्टार्टअप्स है या बाकी सारे वेंचर्स है, फेम इन्वॉल्व होती है। एग्रीकल्चर है मेरे बहुत नज़दीक है। मैं खुद एक फार्मिंग फैमिली से आता हूँ और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि किस तरीके से किस कठिनाइयों से फार्मर्स गुजरते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इस सेक्टर में कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्पैक्ट करें। MCCI के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसमें मेरे दोस्त प्रशांत गिरबन है, जो डायरेक्टर जनरल है MCCI के, विक्रम साठ है और अमित परांजपे। उनके हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि हम फार्मर्स को डायरेक्टली कैसा उसको फ़ायदा हो जाए। हुँ। और अभी रिसेंटली हमने केन बॉट में भी इन्वेस्ट किया है। तो मेरे एक साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक माइंडेड पीपल है, उन्होंने भी ये फंड रेज करने में हेल्प की है। तो कोशिश यही है कि हम सारे लाइक माइंडेड जो लोग हैं एग्रीटेक सेक्टर में, हम फार्मर्स की कैसे मदद करें। बिल्कुल। तो एक तो स्पोर्टिंग रिलेटेड स्टार्टअप है, एक एग्रीकल्चर से जुड़ा, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ स्टार्टअप है, और एक ओट मिल्क। या तो काफी डाइवर्स आपकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी रही है। तो इसी नोट पर किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि भाई अगले कौन से सेक्टर में मुझे निवेश करना चाहिए, अगली कौन सी कंपनी हो जिसमें मुझे पैसे लगाने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये होता है कि मैं कौन से वेंचर में या कौन से स्टार्टअप में मैं फिट हो सकता हूँ, हम्म। और वो होने के बाद क्या मैं सही मैसेज पूरे दुनिया को, देश को बता सकता हूँ या नहीं। तो आई थॉट ओट मिल्क, जो हमने बात करी ओटी के बारे में, फर्स्ट टाइम मैंने ओट मिल्क ट्राई किया था न्यूजीलैंड में 2014-15 में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे पता चला कि ओटी एक इंडियन ब्रांड, लोकल ब्रांड, ओट मिल्क, मिलेट मिल्क प्रमोट कर रहा है इंडिया में, तो मुझे लगा एक सही अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, मैं इस ब्रांड से जुड़ूँ, इन्वेस्ट करूँ इसमें, और लोगों को एक सही तरीके का जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्या होता है इसमें, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है। और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर, हम हमेशा हमारे हेल्थ के बारे में ख्याल रखते हैं।
तो इसी के साथ मतलब ओटी के साथ कोशिश यही है कि लोगों को सही मैसेज हम पहुंचाएं और इसके बहुत एक हेल्दी बेनिफिशियल भी है। आप ओट मिल्क जब आप पीते हो एक आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और एक खुद मैंने ट्राई किया है इन्वेस्ट करने से पहले और मैं ये कह सकता हूँ कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी है। तो मतलब पैशनेट होना चाहिए आपको। तो ऐसे इसी नोट पर आगे चलकर कौन से सेक्टर्स में आप निवेश करना चाहते हैं? देखिए एग्रीटेक में अगर और सेक्टर्स आ जाए कोशिश यही होगी कि एग्रीटेक सेक्टर्स में कैसे हम और इन्वेस्ट करें और फार्मर्स की मदद करें। बहुत बार होता है कि लोगों की कमिटमेंट नहीं है एग्रीटेक सेक्टर में क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिटर्न्स उतने हाई नहीं है। बट मैं बिलीव करता हूँ कि एग्रीटेक सेक्टर एग्रीकल्चर हमारे देश का एक बैकबोन है। तो अगर हम उसको आगे लेके चले आगे बढ़ाएं और फार्मर्स की मदद करें उनको हेल्प करें तो हमारी कंट्री और अच्छी ग्रो कर सकती है। तो एग्रीटेक सेक्टर में मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से अच्छे और अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। उसके अलावा एआई है जहाँ एआई में एआई है टेक्नोलॉजीज़ में भी हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट करें और उसके रिटर्न्स हाई आए। या बट एग्रीटेक सेक्टर इज प्योरली कितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करे और फार्मर्स की मदद करे। एंड आप बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं इन स्टार्टअप्स में जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। कंटिन्यूअसली कॉन्वर्सेशन फाउंडर्स के साथ, फीडबैक लूप ये जारी रहता है इनके साथ। कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है और कितना यू होल्ड देम अकाउंटेबल? कभी डांट पड़ी है इन फाउंडर्स को? देखिए क्रिकेट में क्या होता है मैं क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा हूँ हाँ। ये मेरे जर्नी में। क्रिकेट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको पता नहीं होता है ना कि क्या करना चाहिए वो भी आके हमें बताते हैं कि नहीं ये करना चाहिए। बट एज क्रिकेटर्स एज स्पोर्ट्स पीपल वी नो कि हमें क्या करना है। वैसे ही मैं जब किसी स्टार्टअप में या वेंचर में इन्वेस्ट करता हूँ मैं वो बैक सीट लेता हूँ। मुझे पता है कि फाउंडर्स को आइडिया है कि उनको क्या करना है। ये जहाँ पे मेरे इनपुट्स देने चाहिए मुझे लगता है कि देने चाहिए मैं बिल्कुल देता हूँ। और एक कम्युनिकेशन होना कि एक्चुअली क्या चल रहा है कहाँ पर हमारा अभी कैसे जा रहे हैं हम कितने आगे बढ़ते हैं और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये सारे कॉन्वर्सेशन होते हैं। बट बहुत बहुत बार मैं इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में बैक सीट लेता हूँ जस्ट ऑब्जर्व करता हूँ कि फाउंडर्स क्या करते हैं जो टीम जुड़ी हुई है उनके साथ वो क्या करती है और उसके साथ अगर कुछ इनपुट्स देने होते हैं तो मैं मेरे इनपुट शेयर करता हूँ। सो लेट द लीडर्स बी, वो सबसे बेस्ट जानते हैं अपने बिजनेस के बारे में। लेट देम टेक द डिसीजंस देमसेल्व्स। एब्सोल्युटली। बट अजय, क्या एक कॉमन थ्रेड जो आप बतौर इन्वेस्टर और एज ऑन द क्रिकेट फील्ड जो आपने फॉलो किया है, कॉमन चीज जो आपको लगता है कि दोनों फील्ड्स में कॉमन है मेरे लिए? देखिए एक रेजिलिएंट रहना रेजिलिएंट होना क्योंकि एज अ क्रिकेटर हम अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं। कोई भी क्रिकेटर नहीं कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं और हमें ये होता है कि हम वो टाइम कैसे बाइट करें बहुत ज़रूरी होता है। चैलेंजेस से हम कैसे गुजरते हैं वो टाइम कैसे बाइट करते हैं और उससे हम कैसे बाउंस बैक करते हैं तो उसके लिए आपका वो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली आई फील बिजनेस में भी वो एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है। रेजिलियंस। रेजिलियंस क्योंकि बिजनेस पीपल फाउंडर्स दे ऑल्सो गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स हमेशा ऐसे नहीं होता है कि तुरंत आपको सक्सेस मिले। या बट यू शुड फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स द प्रोसेस योर cricket is a team sport, we all know that। even business में भी you should work with your team। बहुत बार होता है कि आपको कभी ना कभी कोलैबोरेट करना होता है आपके पार्टनर्स के साथ। तो आई थिंक ये फाउंडर्स जो स्मार्ट फाउंडर्स होते हैं ये बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से करते हैं। तो मुझे लगा रेजिलियंस जो क्रिकेट और बिजनेस में लागू हो सकता है। और एक ऐसी चीज जो अगर एक नया कोई फाउंडर या फिर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, बिकॉज आप इतने सारे फाउंडर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए एक पहली बात तो आपका विजन आपका प्लान और आप कितने पैशनेट हो आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपके स्टार्टअप के बारे में। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा स्टार्टअप मेरा वेंचर यूनिकॉर्न बन जाए हम तुरंत पैसे कमाएं। येस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर एक स्टेप बाय स्टेप चले आप उस मूवमेंट के ऊपर फोकस करें इट विल बिकम रियली ईजियर। हमेशा से हर एक स्टार्टअप या हर एक कंपनी बड़ी नहीं हुई है। हम सिर्फ जो सक्सेस स्टोरीज है उसके बारे में सोचते हैं। बट क्रिकेट ने हमें यही सिखाया मुझे यही सिखाया कि आप फोकस ऑन द प्रोसेस फोकस ऑन बीइंग इन द मूवमेंट एंड आपका जो ड्रीम है आपका जो गोल है जस्ट बी पैशनेट अबाउट दैट एंड जस्ट डू योर हार्ड वर्क। सो सिमिलरली यही एडवाइस मैं उनको देना चाहता हूँ कि focus on the controllable things, keep working hard and have that vision and plan। Absolutely। Finally, before we go, from investor, क्या आप अपना खुद का ब्रांड, अपनी खुद की कंपनी सेटअप करेंगे कभी आने वाले दिनों में? ये प्लान है और कौन से सेक्टर में होगी?
एक प्लान तो है, एक एक क्रिकेट एकेडमी मुझे करनी है, एंड द प्लान इज़ अंडर प्रोसेस। काम शुरू है, शायद आपको जल्दी जल्दी सुनने में आ जाए। वो है कि खुद की एक एकेडमी हम बिल्ड करें, ताकि जो यंग किड्स है, कोई भी हो, उनको आके एक प्लेटफॉर्म मिले, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो क्रिकेट खेलने के लिए और बाकी के स्पोर्ट्स गाइडेंस के लिए। यस, उसके लिए भी, और बाकी के स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी। तो ये एक चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, विच विल बी वी विल अनाउंस इट सून। उसके अलावा अभी फ़िलहाल जारी है, देख रहे हैं कि हम किस वेंचर में हम इन्वॉल्व हो जाए और किस में हम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा दिखाए। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज। Go